नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में। बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और किस तरह से यह चल रहा है मतदान, क्या कुछ है खास, इस पर हम आपके सामने लेकर आए हैं जनादेश। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रमा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान की खबर सामने आई है। शाम 5 बजे तक की बात करें तो 60.13% मतदान, ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, ऐतिहासिक आंकड़े इन्हें बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में मतदान, रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो ध्वस्त कर दिए हैं। मतदान के इस आंकड़े ने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बिल्कुल, तो पहले चरण में शाम 5 बजे ही बिहार की जनता फर्स्ट डिवीजन में पास हो चुकी है। 60% का आंकड़ा उसको पार कर दिया है शाम 5 बजे से पहले ही। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 2020 में जब इन 121 अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो महज 57.20% मतदान हुआ था। अभी शाम 5 बजे के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 60% का आंकड़ा पार कर गया है। यानी कि एसआईआर के बाद बिहार में पहली बार वोटिंग हुई है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है जनता ने। एसआईआर पर, वोटर शुद्धिकरण पर अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो ये जनता ने अपनी मुहर लगाई है। शाम 5 बजे तक 60.13% मतदान हो चुका है। जैसा कि रमा कह रही हैं, महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और शाम 5 बजे तक आंकड़े में ध्वस्त हुए हैं पुराने सारे रिकॉर्ड। बिल्कुल, पुराने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। विशेषकर अगर हम बिहार की बात करते हैं, जहां पर जंगल राज बनाम सुशासन के आधार पर जो है चुनाव हो रहा है और बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं अपने घरों से निकल कर आए हैं। और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, एसआईआर के बाद ये चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक इसलिए भी है कि 40 साल के बाद पहली बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रथम चरण की चुनौती जो है पूर्ण हो चुकी है। शाम 6 बजे मतदान का समय था और 5 बजे तक के आंकड़े 60% अपने आप में बताते हैं मतदाताओं का उत्साह, मतदाताओं की लोकतंत्र में आस्था। तो ये तमाम रंग बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जिस तरह से निखिल कह रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो तो पहले चरण की चुनौती में फर्स्ट डिवीजन में आए हैं, क्या हाल है राजनीतिक दलों का, वो रंग भी आपके सामने हम इस खास कार्यक्रम में लेकर आएंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, खास मेहमान भी जुड़ेंगे, संवाददाता भी जुड़ेंगे, जो बिहार के चुनाव के हर रंग से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया कि बिहार के पहले चरण के मतदान में जो बिहार की जनता है वो शाम 5 बजे तक ही फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई है। 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है और 6 बजे शाम तक पोलिंग होनी है। शाम 6 बजे तक पोलिंग हुई है और अभी भी बहुत जगहों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो जब तक ये कतारें लगी रहेंगी तब तक ये पोलिंग चलती रहेगी उन जगहों पर जहां पर ये कतारें लगी हुई हैं। वैसे शाम 6 बजे तक ये मतदान था, तो मतदान का समाप्त हो चुका है और इसकी जो आंकड़े हैं वो भी थोड़ी देर में आएंगे और हम आपसे उनको रूबरू कराएंगे। लेकिन जिस तरह से शाम 5 बजे के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक है, बहुत उत्साहवर्धक है। खगड़िया में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, बेगूसराय में 67% से ज्यादा मतदान हुआ है, आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। दरभंगा में 58.38% से अधिक मतदान, मुजफ्फरपुर में 64.63% मतदान। तो आप देख सकते हैं कि जिसको कहते हैं फर्स्ट डिवीजन और गुड फर्स्ट डिवीजन, तो वो ज्यादातर जगहों पर लगातार जो है जनता ने जमकर वोटिंग की है। और रमा, अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के वोट किया होगा वो जनता के ज़हन में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एसआईआर के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो वो लोग जो प्रश्न उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि 65 लाख वोट कट गए हैं और इसका असर चुनावों पर होगा, वो देख लें आंखें खोलकर कि किस तरह से बिहार की जनता ने वोट किया है। बिल्कुल, बिहार की जनता का जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आया है और ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रथम चरण को महागठबंधन और एनडीए के लिए भी एक चुनौती और लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। और निखिल, ये भी कहा जा रहा था कि ये जो प्रथम चरण का चुनाव है ये अगले चरण के चुनाव की दिशा भी तय करेगा। तो ये भी अपने आप में खासा अहम है। हमारे संवाददाता जो तमाम जगहों पर हमारे साथ जुड़ेंगे वो बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर लोग बाहर निकल कर आए, क्या कुछ रहा जनता के मन में और किस तरह से ये जो पुराने आंकड़े ध्वस्त हुए हैं और एक नई तस्वीर
जो ये दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी तदबीर क्या होगी तो अपने आप में ये खासा अहम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 बजे तक 60% मतदान होना, क्योंकि इसमें इन 121 सीटों में वो सीटें भी शामिल हैं जो संवेदनशील कही जाती थी। कई सीटों पर 5 बजे तक ही मतदान संपन्न करा दिया गया था, तो काफी ये अहम हो जाता है। तो शुरुआत करेंगे हम जनादेश की और दिखाएंगे खास रिपोर्ट्स और जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमान के साथ भी। तो जनादेश की शुरुआत हम कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 121 सीटों पर आज प्रथम चरण में मतदान हुए। लोकतंत्र के इस उत्सव में बिहार के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, बहुत लंबी क्यूज देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों में मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव जमकर मना लोकतंत्र का उत्सव। मतदान केंद्रों पर लगी रहीं लंबी लंबी कतारें। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने किया बढ़ चढ़कर मतदान। वोटिंग देखने बिहार आए 7 देशों के मेहमान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोकतंत्र के महापर्व का आज आगाज हो गया। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण के लिए बिहार के सभी दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान को लेकर बिहार के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से डीडी न्यूज ने बात की। इस दौरान ग्रामीण इलाकों के वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय निवासी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। वोट दे चुके हैं बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार के युवाओं को नई ऊर्जा क्रांति के लिए। वोट देने से पहले का विचार कीजिए और सोचिए, और जो युवा हैं उनसे, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, उस समय क्या स्थितियां थी। घर पे नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर निकल के वोटिंग देना चाहिए, क्योंकि बढ़िया सरकार होना सब हक रखते हैं। अपना मत अपना अधिकार, लोकतंत्र के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। बिहार के विकास के लिए वोट बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष मतदान को लेकर पटना स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मतदान प्रक्रिया पर पूरे दिन कड़ी निगरानी भी रखी गई। इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया। 18 जिलों के लिए अलग अलग कोषांग भी बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के निगरानी कक्ष से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। पहले फेज के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, नई मतदाता सूचना पर्ची VIS की सुविधा और EVM नेट ऐप के माध्यम से मतदान रिपोर्टिंग जैसे तकनीकी नवाचारों को लागू किया। थाईलैंड के चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज पटना के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल मतदान केंद्र का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व थाईलैंड के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया। भोजपुर जिले के बिहटा के एक मतदान केंद्र का डीडी न्यूज की टीम ने जायजा लिया, जहां पुरुष और महिलाएं लाइन लगाकर पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। सुबह 7 बजे से ही लगातार लोग वोटिंग राइट्स के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये राजकीय विद्यालय बिहटा का है, जो भोजपुर जिले में आता है। इसको वोटिंग सेंटर के तौर पर बनाया गया है और जो मतदाताओं का एक उत्साह है, सुबह 7 बजे से वो लाइन में लगे हुए हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह बिहार के पहले चरण में मतदाताओं ने लोकतंत्र के उत्सव को मनाया, उसने पिछले चुनाव के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो प्रथम चरण की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई और दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार कार्य आज रहा। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया और भागलपुर में एनडीए की विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस और राजद पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने डबल इंजन सरकार में बिहार में हुए विकास कार्यों को गिनाया।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और भागलपुर में विशाल जनसभाएं करके एनडीए के लिए वोट मांगे। अररिया की जनसभा में पीएम ने राजद कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर कटाक्ष किया। राजद के शासनकाल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जंगल राज ने बिहार की जनता के सपनों को कुचल दिया। अरे वहाँ निषाद राज है, जरा वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ वाल्मीकि जी है, अरे वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ माता शबरी है, अरे वहाँ तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। पीएम ने एनडीए की डबल इंजन सरकार के दौरान बिहार में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने कहा कि राजद कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और राजद हमारी आस्था और संस्कृति का अपमान करते हैं। जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। भागलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद के एक दूसरे को नीचा दिखाने का जिक्र किया। पीएम ने पहले चरण के मतदान में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी को सराहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी हैं और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है। पीएम ने कहा कि जंगल राज की जिस पाठशाला में राजद वाले पढ़े हैं, वहां आज से अपहरण और अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। पीएम ने कहा कि राजद ने बिहार को जातीय दंगों में झोंका तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे भड़काए। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री की दोनों ही जनसभाओं में भारी जनसमूह उमड़ा। रैली में आए लोग जोश से भरे दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का निर्णय ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में हमने देखा पहले चरण के मतदान में किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई और साथ ही साथ ये भी देखा कि दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी हमने देखी और साथ ही साथ देखा कि किस तरह से महागठबंधन के जो नेता हैं वो भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इन पूरी खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर बिहार में लगातार वो रिपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए मधेपुरा से, और दीपिका को हम देख पा रहे हैं, दीपिका पटना से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय जी, आपका स्वागत है। और मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, हम चाहेंगे कि अपने जो हमारे संवाददाता हैं उनसे थोड़ी बात कर ली जाए। वो ग्राउंड की रिपोर्ट देंगे, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से चल रहा है। तो सबसे पहले मधुरेश आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे मुजफ्फरपुर की पोलिंग, वोटिंग, कितना उत्साह रहा मतदाताओं में। खैर वो जो मत प्रतिशत है उसी से पता चल जाता है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे थे, क्या कुछ हमको बताएंगे, क्या कुछ दिखाएंगे, किस तरह से नज़ारे रहे आज पहले चरण की वोटिंग में? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से शाम तक 65% से ज़्यादा मुजफ्फरपुर में मतदान हुआ। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सुबह जब मतदान शुरू हुआ, सुबह 7 बजे जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ पर ज़रा मतदान केंद्रों पर भीड़ कम देखने को मिली, लेकिन जब हम
ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़े तो लाइन जो थी वो काफ़ी लंबी थी और वहाँ लोग शाम तक मतदान करते हुए दिखे। हालांकि शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में सुबह लगभग 9 बजे के बाद जो मतदान करने वाले जो वोटर्स थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही और यही कारण है कि मुजफ्फरपुर में 65% से ज़्यादा इस बार मतदान हुआ है। युवा में काफ़ी इस बार जोश देखने को मिला मतदान करने को लेकर के, खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जो पोलिंग बूथ्स थे वहाँ पर सेल्फी बूथ लगाई गई थी और अभी डेडिकेटेड बूथ का भी निर्माण किया गया था, जैसे महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ का निर्माण किया गया था, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए डेडिकेटेड बूथ का निर्माण किया गया था। तो ओवरऑल में चुनाव आयोग की कई कवायद थी जिसके कारण इस बार का जो वोटिंग परसेंट है मुजफ्फरपुर का वो पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी बेहतर रहा। इसके अलावा अगर पॉलिटिकली बात की जाए जी तो जो मुद्दे थे, जो मुजफ्फरपुर का मुद्दा था, विकास का जो मुद्दा था, स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा था, रोजगार का, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ दिखा और हो सकता है कि शायद यही कारण है कि लोग उत्साह में अपने घरों से निकले सरकार को अपना मैंडेट देने के लिए। बिल्कुल उत्साह जो है वो पूरे 121 जो विधानसभा क्षेत्र से सभी में दिखाई दिया। हमारे साथ मधेपुरा से धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे समझना चाहेंगे, अगर मधेपुरा की बात करते हैं, पिछली बार 63% से कुछ ज्यादा यहाँ पर वोट पड़े थे, इस बार किस तरह की स्थिति, क्योंकि उत्साह यहाँ पर भी काफी दिखाई दे रहा था और मुद्दों के साथ साथ बहुत सारे समीकरण थे जो बताए जा रहे थे, क्या कुछ रंग आपने वहां पर देखे? जी बिल्कुल सही कहा आपने रमा जी। और मैं अगर लोकतंत्र के महापर्व की बात करूं तो बिहार में अभी दीपावली बीती है, छठ महापर्व बीता है, लेकिन लोगों को इंतजार था कि वो आज लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जो लोग बाहर से आए थे उनका इंतजार था कि हम गांव में रुकें। और 8-9 दिनों से लोगों का ये इंतजार आज कहीं जाकर खत्म हुआ है, क्योंकि जो बिहार में से जो लोग बाहर रहते हैं, चाहे दिल्ली हो जाए या मुंबई हो जाए या बाकी शहरों में जो लोग रहते हैं, वो बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ में जरूर घर आते हैं। और इस बार उनके लिए दोहरी खुशी थी कि उन्हें छठ महापर्व में जुड़ने का भी मौका मिलेगा और इसके अलावा मतदान करने का भी मौका मिलेगा। तो बाहरी मतदाताओं की जो बढ़ती भागीदारी ने इस बार के मतदान प्रतिशत को बढ़ाया, ये जरूर सच है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी की बढ़ती हुई लोकतंत्र में आस्था, और इस आस्था में हमारे गृह जिला बेगूसराय ने इस बार बाजी मारी है, क्योंकि बेगूसराय में अभी तक के जो आंकड़े शाम 5 बजे तक के आए हैं वहां 67% मतदान हुआ है और सबसे कम मतदान जो देखने को मिला है वो शेखपुरा में देखने को मिला है। सबसे जो मतदान प्रतिशत बढ़ने का जो अहम पहलू है महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, बिहार में सुशासन की स्थिति, बिहार में विकास की स्थिति, समृद्ध बिहार, एक तरह से कह सकते हैं विकसित बिहार की जो संकल्पना जो प्रधानमंत्री ने जो यहाँ की सभाओं में की थी, या यहाँ के जो स्थानीय नेताओं ने जिस तरीके से बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की, उसका ये एक नतीजा रहा। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के पीछे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जीविका दीदी को संबल बनाने की कोशिश की, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, और इस चुनाव में दिखा कि कैसे जीविका दीदी को संबल बनाने के लिए 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे भी डाले गए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये महिलाएं अगर इस 10,000 रुपये को आगे बढ़ाती है, या कहने का मतलब अपने काम को अगर सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है, तो केंद्र की जो सरकार है इन महिलाओं को 2 लाख रुपये तक रोजगार के लिए देगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कारण रहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा। दूसरी जो सबसे प्रमुख बातें ये रही, बाहरी वोटरों का आना, जो वोटर बाहर में रहते हैं, और बिहार जिस तरीके से बीते सालों में विकास की ओर देखा। अगर हम अपने जिले के ही बात कर लेते हैं तो हमारे जिले में जो एक पुल का निर्माण हुआ, जिसको कि एशिया का सबसे चौड़ा पुल माना जाता है राजेंद्र सेतु के समकक्ष, उस पुल के निर्माण से हमारे जिले की जो आय है 10,000 करोड़ रुपये, वहाँ का इनकम प्रत्येक दिन कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ का जो उनका रोजगार है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि उस पुल से क्या हुआ है कि चारों तरफ की कनेक्टिविटी बढ़ गई और पटना तक पहुंचने में जो दूरी कभी 4 घंटे लगते थे वो 1.5 घंटे लगने लगे।
दूसरी तरफ जो उर्वरक जो कारखाने बंद पड़े थे उस कारखानों को खोला गया। नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में वहां पे कल कारखानों को भी खोलने की कवायद शुरू हुई। तो एक तरीके से लोगों को ये लगता है अभी की जो सरकार है, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की हो और केंद्र में मोदी की सरकार हो, बिहार को पटरी पर लाने की जो उनकी कवायद है, उनकी जो कोशिश है, वो कोशिश जरूर यहाँ रंग ला रही है और जिसका नतीजा है। ठीक बात है। अब उसको वोटरों ने किस तरह से लिया है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई है, वोटरों ने इसको किस तरह से लिया है ये देखने की बात होगी और इसका जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को पता चल सकेगा। फिलहाल बम्पर वोटिंग हुई है, किन वजहों से हुई है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन दीपिका के पास चलेंगे। दीपिका बताएंगी हमको पटना का सूरत हाल और ये भी बताएंगी कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ उन्होंने फील किया। दीपिका, कैसे अलग रहा इस बार का चुनाव, क्या कुछ आपने देखा पटना में और क्या कुछ साझा करेंगी हमारे दर्शकों के साथ इन चुनावों को लेकर के? क्या विविध रंग आपने देखे और क्या हमारे साथ साझा करेंगी इन चुनावों को लेकर? जी निखिल, इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग इलेक्शन की। अगर हम बात करें असेंबली इलेक्शंस की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें इंश्योर करी गई। सेफ्टी की बात करें तो वेब कास्टिंग इंश्योर करी गई हर एक पोलिंग बूथ में। वहीं पर ही साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में पुलिस ऑफिशियल्स को डेप्यूट किया गया हर एक पोलिंग बूथ के आगे। और इसका जो हमने सीधा जो एक इफेक्ट देखा, एक इम्पैक्ट देखा, वो वोटर टर्नआउट में देखा, क्योंकि 60% से ज़्यादा जो वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज अभी आया है वो ओवरऑल बिहार का है। और अगर वहीं हम पटना की बात करें तो पटना में 55% का फिगर है फिलहाल जो आया है 5 बजे के हिसाब से। 6 बजे तक वो फिगर थोड़ा सा और अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा और नंबर ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें 2020 से इसको कंपेयर करें तो बहुत ही हिस्टोरिक रिकॉर्ड है ये, बहुत ही अच्छा वोटर टर्नआउट रहा। और स्पेशली जब हम रंगों की बात करें तो इसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और महिलाओं का कहना था क्योंकि वो इस बार ज़्यादा खुलकर आ पाई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सेफ फील करा इस इलेक्शन में, इस वोटिंग प्रोसीजर में अपने आप को एक हिस्सा बनाने का। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे, जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा कि अभी हमने छठ देखी, अभी हमने दिवाली देखी, बस वो वेट कर रहे थे कि कब हम अब एक ये दूसरा और इलेक्शन का पर्व और देखेंगे और उसमें भाग लेंगे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को देखा जो बहुत सारे तादाद में आए। बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स आए, करीबन 15 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स है जब हम बिहार की तादाद की बात करें सारे वोटर्स लिस्ट में। और वहीं पर महिलाओं को काफ़ी बढ़ चढ़कर उत्साह देखने को मिला। और इलेक्शन कमीशन की बात करें, आप रंगों की बात कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा रंगोलियां भी सजाई गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा सारे पोलिंग बूथ पे। एक इलेक्शन कमीशन की पॉजिटिव इमेज और एक पोलिंग बूथ की पॉजिटिव इमेज और बिहार की ओवरऑल पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, क्योंकि हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स में देखा कि हम जब बात करते हैं बिहार की इलेक्शंस की तो काफ़ी सारे नेगेटिव्स, काफ़ी सारे पॉजिटिव्स, हर तरीके की बातें होती है कि किस तरीके का क्राइम हो रहा है, किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन उस सब से हटके आज का वो समय है जब हमें गर्व से सेलिब्रेट करना है, इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को जीना है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सारी प्रिपरेशंस की थी, रंगोलियां बनाई थी, सेल्फी बूथ बनाए थे और पोलिंग स्टेशंस को काफ़ी सारी सजावटों से सजाया गया, अलग अलग डेस्क बनाई गई और सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। उन्हीं सब रंगों को और जो जिस तरीके से एक तरीके से साझा किया, एक तरीके से कंबाइन करके, यूनाइट करके इलेक्शन कमीशन ने अपने पोलिंग बूथ में दर्शाया, उसका वोटर टर्नआउट पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिला। जी बिल्कुल ये ऐसा देखने को मिलता है जब 60% से ज्यादा वोटिंग 5 बजे तक ही दिखाई दी जाती है। और देखिए इसमें ये भी कहना 17 नए कदम उठाए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक बात इंटरवीन करना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीपिका के पीछे हम देख पा रहे हैं गुब्बारे लगे हुए, जो बलून्स हैं वो उससे सजाया गया है। और जब आप उन सुविधाओं की बात मैं अपने कैमरामैन को एक बार निखिल रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा जूम करके दिखाएं आपको कि किस तरीके की सुविधाएं इस पोलिंग बूथ पर हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे गुब्बारे दिखेंगे, पिंक स्टेशंस भी दिखेंगे, पोलिंग बूथ दिखेंगे, सेल्फी पॉइंट्स भी दिखेंगे, रंगोली भी दिखेगी, आई एम अ प्राउड वोटर के हैशटैग्स भी दिखेंगे और काफ़ी सारी अरेंजमेंट की गई है। फिलहाल क्योंकि अभी पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका है और अभी तैयारी है कि ईवीएम्स को सेफली बाहर लाया जा सके।
के, पुलिस की तैनाती बढ़ गई है और यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सारे पोलिंग मैनेजर, सारे पोलिंग ऑफिसर्स अंदर अब उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि फाइनल प्रोसीजर हो और ईवीएम्स को सेफली सील करके अब बाहर ले जाया जाए। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके का आपने यहाँ पर अरेंजमेंट्स देखी, काफी सारा उत्साह बढ़ाया उन्होंने वोटर्स का, जिसका फाइनल रिजल्ट हमने वोटिंग परसेंटेज में देखा। बिल्कुल दीपिका, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का उत्सव है तो वो उत्सव की झलक पोलिंग स्टेशंस को देखकर लगाया जा सकता है रमा। और जाहिर तौर पर ये जो झलक अभी आपने दिखाई है हमको दीपिका, जाहिर तौर पर ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और जो पॉजिटिव्स हैं उसका एक कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। रमा, आगे आप कुछ बताना चाह रही थी? बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि चुनाव आयोग ने भी इस बार काफ़ी अहम कदम उठाए थे। एसआईआर के बाद तो पहला चुनाव ये था ही, इसके साथ ही 17 जो है नए कदम उठाए गए थे, वो भी अपने आप में पारदर्शिता के लिहाज से काफ़ी खास हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें, बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित पांडे ने बताया कि पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान संपन्न हुआ। फेज 1 में आज वोटिंग चल रही है 18 जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 5 बजे तक कुल वोटर टर्नआउट 60.18% दर्ज हुआ है, जिसमें कि मधेपुरा 65.74%, सहरसा 62.65%, दरभंगा 58.38%, मुजफ्फरपुर 65.23%, गोपालगंज 64.96%, सिवान 57.41%, सारण 60.90%, वैशाली 59.45%, समस्तीपुर 66.65%, बेगूसराय 67.32%, खगड़िया 60.65%, मुंगेर 54.90%, लखीसराय 62.76%, शेखपुरा 52.36%, नालंदा 57.58%, पटना 55.02%, भोजपुर 53.24% और बक्सर 55.10%। और इस तरीके से कुल 60.18% वोटर टर्नआउट अभी तक रजिस्टर हुआ है। तो चुनाव अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से कहां कितने वोटर टर्नआउट हुए हैं। विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, 2 बातें हमारे जहन में आ रही जो मैं आपसे जानना समझना चाहता हूं। एक तो ये कि इस वोटर टर्नआउट के मायने क्या हैं, क्या इससे निहितार्थ निकाला जाए, और दूसरी चीज ये कि ऐसा क्यों है। मतलब पिछली बार भी जब कुल मिलाकर सारी वोटिंग हुई थी, ये तो 5 बजे तक के आंकड़े हैं, तो 57.20% वोट पड़े थे। इस बार इतना एक्सीड क्यों किया, उसके पीछे के क्या रीजंस देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं जिस प्रकार से निकल कर आ रही हैं और महिलाएं जिस तरह से मतदान कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का बड़ा कारण ये है क्योंकि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया था। यहाँ डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के अनेक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और जो महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दी गई, जो महिलाओं के वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाई गई, इसका बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। हम लोग जहां बिहार में घूमते रहे हर चुनाव कवर करने के दौरान, तो हर बार लोगों से पूछते थे, तो महिलाएं कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग एनडीए के पक्ष में बात करते थे, नीतीश कुमार के पक्ष में बात करते थे, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात करते थे। उसका बड़ा कारण क्या था कि जो उनके कल्याण के लिए काम किए गए थे, जो उनको फ्री राशन चावल मिल रहा है, जो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, जो 10,000 की राशि मिल रही है, मुझे लगता है कि ये बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में। और इसका पहले भी हम लोग देख चुके हैं इस तरह की बातें, जैसे झारखंड में पिछले वर्ष चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वहाँ जो राशि महिलाओं के लिए हेमंत सरकार ने घोषणा की, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा और काफी मतदान प्रतिशत बढ़ा था, खास करके कोल्हान के इलाके में, और रिजल्ट भी उस तरह से दिखाई पड़ा। बिहार में भी जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि कुछ इसी तरह का परिणाम आ सकता है, क्योंकि महिलाओं में बड़ा क्रेज है और जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पुलिस बल में आरक्षण दिया गया। अब महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा पूरे देश में, सबसे ज्यादा महिला पुलिस आज की तारीख में बिहार में है। अब केरल जैसा उन्नत राज्य से भी ज्यादा यहाँ महिलाओं की संख्या है, पुलिस महिलाओं की संख्या है। तो जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उसके कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और पिछले चुनाव को भी अगर हम आप देखेंगे तो
अगर आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो बहुत सारे मतदान केंद्रों पर पुरुष मतदाता से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या रही। कई ऐसे विधानसभा है जहां पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या रही, तो महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही। और एक बिहार में तो एक ऐसी भी स्थिति है कि थोड़ा सा पलायन के कारण यहाँ के पुरुष भी थोड़ा बाहर चले जाते हैं, महिलाएं रहती हैं, और महिलाओं को जो अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके कारण उसका असर दिखाई पड़ रहा है बिहार में। दूसरी बात, एक बड़ी चिंता की बात है कि आज भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो आप देखिए जो शहरी क्षेत्र है वहां कम है। जी, पटना में केवल 55% ही मतदान की खबर है। जी नहीं, आप देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर कहीं वोटर है तो दीघा में 4.5 लाख से ज्यादा वोटर है, और 39-40% के आसपास अभी बता रहा है। 1 घंटे 6 बजे के बाद थोड़ा सा फिगर हो सकता है बढ़ेगा। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां मतदान करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ऐसे सोचना पड़ेगा, इसको चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा इसके लिए क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अब आप देखिए ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा है और शहरी क्षेत्र में कम है, तो ये जो अंतर है इसके लिए भी आगे कदम उठाना पड़ेगा और कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि शहरी क्षेत्र में भी मतदाता निकले। क्योंकि टेबल टॉक तो वो काफी करते हैं, सरकार बनाने गिराने की बात तो चाय पीते हुए काफी करते हैं, लेकिन सरकार बनाने में जो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने एक वोट से सरकार बनाते हैं और आपके एक वोट से बेहतर सरकार बन सकती है। तो जब बेहतर सरकार बनाना है, बेहतर सुशासन पाना है, तो आपको मशक्कत करना पड़ेगा, आपको मतदान केंद्र पर जाकर अपने वोट का उपयोग करना पड़ेगा। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है और संविधान ने हर व्यक्ति को ये ताकत दी है, महिला को दी है, पुरुष को दी है। और दुनिया के अगर देशों को आप देखेंगे तो महिलाओं को वोट का समान अधिकार लेने में बरसों लगा था, चाहे वो अमेरिका या इंग्लैंड चाहे दूसरे। लेकिन भारत में जब भारत में संविधान लागू हुआ 1950 में, तो पुरुष और महिला को समान अधिकार मिला। पुरुष को भी एक वोट देने की ताकत है, महिला को भी एक वोट देने की ताकत है। तो ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। बिल्कुल विनय जी, जो एक मतदाता की ताकत है वो वोट है, और मतदाताओं ने उस ताकत का आज इस्तेमाल भी किया है, और उस ताकत के प्रति जो आत्मविश्वास है वो भी मतदाताओं में दिखाई दिया है। जिस तरह से हमारे तमाम संवाददाता दिखा रहे हैं, दीपिका ने दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर गुब्बारे जो हैं लगे हुए थे, सजावट बहुत ज़्यादा थी। ऐसा ही जो उत्साह के गुब्बारे हैं वो जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके मन में भी आज का ये जो परसेंटेज है उसको देखकर फूट रहे होंगे, और सबके बयान जो हैं अपने अपने फेवर में आएंगे। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम 2015 के पैटर्न की बात करते हैं, अगर इन्हीं सीटों की बात करते हैं जो फर्स्ट फेज में आए हैं, तो तब महागठबंधन का था वो एक तरफा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं 2020 की, तो इसमें एनडीए ने काफी बड़े क्षेत्र में अपनी बैठ बनाई थी। केवल एक इलाका था जहां पर महागठबंधन का कुछ रह गया था, और उसी के आधार पर वो जो तमाम बयानबाजी आई थी वो भी उससे जोड़कर देखा जा रहा था। अब आपको क्या लगता है, तमाम जिस तरह से आप महिलाओं का उत्साह बता रहे हैं आजीविका को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर, तो ये जो है ये जो आंकड़े हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगले चरण का भी एक ट्रेंड सेट करेंगे, किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग फील्ड में घूम कर देखे, जहां जहां हम लोग गए, बहुत बिहार के बहुत सारे इलाकों में जाने का अवसर मिला, कवर करने के दौरान बहुत लोगों से बात, हजारों लोगों से बात करने का अवसर मिला। तो ये सबसे बड़ी बात जो देखने को मिला कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं। अब आप सोचिए, जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री हो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो तो कितनी बड़ी बात है। कोई नीतीश कुमार की आलोचना नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोगों से जब हम लोग मिलते थे तो वो नरेंद्र मोदी की ईमानदारी की तारीफ करते थे, नीतीश कुमार की ईमानदारी की तारीफ करते थे, और ये कहते थे भाई नरेंद्र मोदी अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, नीतीश कुमार प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीति है और जो बिहार का चुनाव है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल, बेहद अहम बात आप बता रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा वोट पड़ते हैं तो कई बार इसे एंटी इनकम्बेंसी से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन निखिल जिस तरह से अपने दौरों के आधार पर बता रहे हैं, तो ये ट्रेंड जो है ये बदला है। इसी तस्वीर पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद जनादेश में। और जिस तरह से रमा भी आप कह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ करता था एक जमाने में जब ज्यादा वोटिंग होती थी, लेकिन अब ये बदल गया है। लेकिन ये ट्रेंड बदल गया है और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि ज्यादा वोट पड़े हैं और वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा, प्रो इनकम्बेंसी रहा। और ये राज्यों के चुनाव में भी देखें तो अब ये पता नहीं, आप जान नहीं सकती कि एक्चुअली किसके फेवर में वोट पड़े हैं। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच तमाम दलों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में मतदाताओं को लामबंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र सिंह ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राज्य में एनडीए की चुनावी संभावनाओं और तमाम मुद्दों पर विशेष बातचीत की। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार जमकर चल रहा है। पहले फेज का मतदान, दूसरे फेज का प्रचार और पार्टी और एनडीए के प्रचार करने के लिए आ रहे हैं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। बात करते हैं एनडीए की क्या संभावनाएं हैं बिहार में। आपको लगता है कि ये जो चुनाव है एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा भी हो, क्योंकि एक इनकम्बेंसी की भी बात होती है और लंबे शासन करने से 15 साल के बाद भी आपको लगता है कि जनता का प्यार अभी बना हुआ है? देखो, ये 15 साल में जो काम करके दिखाया, जो बिहार की तस्वीर बदली है, भारत सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों का जो डबल इंजन था, उसको जो परिणाम लोगों को विकास के दिखने लगे, अच्छे रोड बने हैं, गंगा पर, गंडक पर, सब जगह अच्छे पुल बने हैं, सब तरह गांव गरीब मजदूर किसान का भला हुआ है। इसके कारण हमको पॉजिटिव वोट एनडीए के समर्थन में मिलेगा। लेकिन ऑपोजिशन और राहुल गांधी तो इसको सरकार चोरी कर रहे हैं अगर आप सत्ता में भी आते हैं। देखो, लोकतंत्र में हार या जीत होती है, तो मुझे लगता है हार होती तो स्वीकारनी चाहिए, पर ये जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है और पूरे सिस्टम पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जब चुनाव ये जीतते हैं तो आरोप नहीं करते और हारते हैं तो आरोप करते हैं। एक प्रकार से ये हारने के कारण जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसकी रिएक्शन है, ऐसा मैं कहूंगा तो उचित है। जो लिगेसी है लालू राज के या आरजेडी की, उसको आप लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, जबकि 15 साल से वो अपोजिशन में है, आप लोग सत्ता में हैं। तो आपको लगता है कि ये जो लिगेसी है ये जनता के बीच में अभी भी है और उसका फायदा मिल रहा है? आप लोग अभी भी जंगल राज का जो अनुभव है लोगों के दिलों में है और लोग उस अनुभव को ध्यान में रखकर फिर से ये सरकार लालू जी की नहीं चाहते, क्योंकि लोग उस समय बहुत दुखित हैं और इसलिए जंगल राज अब नहीं आना चाहिए। ये लोगों की भावना बहुत स्पष्ट है। विकास की योजना कई तरह के बिहार में और नीतीश कुमार का चेहरा, ये आपका सबसे मेन। ये तो बात सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो काम किया वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है और उसी के भरोसे वोट मांग रहे हैं। सरकार एनडीए की पूरे आपको भरोसा है? 101% हमारी सरकार आएगी। फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास की गति तेज बनाएगी और बिहार की जनता के जो सपने हैं वो पूरी करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन मंटू के साथ रविंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के विशेष विमान से जो बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं एनडीए उम्मीदवार।
तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी साफ कर दिया है और उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया है कि 101% एनडीए की सरकार ही आएगी और ये भी कहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सुशासन के नाम पर सब लोग वोट डाल रहे हैं। और साथ ही निखिल, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की बयानबाजी हुई है वो भी, उस तरह की राजनीति भी चुनाव में अच्छी नहीं है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं बिहार में पहले चरण का मतदान जो संपन्न हुआ है, लोगों में किस तरह का जबरदस्त उसमें उत्साह दिखा है। डी न्यूज संवाददाता हर मतदान केंद्र से दिन भर पल पल की खबरें अपने दर्शकों तक, आप तक पहुंचाते रहे। और इस दौरान डी न्यूज संवाददाता दीपिका ने मतदान केंद्र पर आए कुछ महिला मतदाताओं से बात की और मतदान और चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर भी ये खास बातचीत रही। दिखाते हैं आपको। किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का पर्व? इस तरीके से कि मैं अभी यहाँ पर विगत 4 से 5 सालों से नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वोट देने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। आज जितने निर्भीक होकर हम लोग चुनाव देने के, ये वोट देने के लिए आ रहे हैं, ये कुछ साल पहले तक नहीं था। बहुत डर सा लगता था, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, भीड़ भाड़, लंबा लाइन, बेवजह का बेमतलब का अजीब सा माहौल रहता था। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारी सरकार की वजह से ही है। आज का दिन तो मैं बहुत ही खुशी का दिन मानती हूँ और सेलिब्रेट की बात की जाए तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे लिए ये वोटिंग का डे है, तो डेफिनेटली स्पेशली तो होगा ही। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी जनादेश जारी रहेगा और बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा भी हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बिल्कुल, और मतदाताओं का जो उत्साह है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उसी के साथ चर्चा हो रही है लगातार वहां पर हो रहे प्रचार की भी। निखिल जी बिल्कुल, और आज जब पहले चरण का चुनाव प्रचार हुआ है, दूसरे चरण आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके लिए भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए भी सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान पर उसको जोर पकड़ाया हुआ है। कार्यकर्ताओं की टोली घर घर जाकर पार्टी के लोक लुभावन मैनिफेस्टो को लोगों को बताने के लिए और मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो क्षेत्र में लगातार रैलियां करके लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। आज भी एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। एनडीए की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और फायर ब्रांड हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में प्रचार अभियान की कमान संभाली। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने बिहार में कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर बिहार में बदलाव के लिए लोगों से वोट की अपील की। आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा।
आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो। दूसरे चरण में बिहार की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल बिहार के मतदाताओं को अपने पक्ष में साध लेना चाहते हैं। अब ये देखना रोचक होगा कि 14 नवंबर को किस गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिलता है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण का जो मतदान होता है वो किस तरह से चढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और आपने कहा कि वो एक ट्रेंड सेट होता है बिल्कुल, तो और प्रचार भी धुआंधार है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है प्रचार भी धुआंधार चला, बयानबाजी भी लगातार हुई। हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुना, उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ, और उनका इशारा भी आप समझ गए होंगे, जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही फर्जी वोटिंग की बात उठाई और तमाम इस तरह के मुद्दों को उठाया, जिसके पास एविडेंस पर भी सवाल उठे, तो वो भी अपने आप में जो है, आपको लगता है कि जो मतदाताओं पर इस तरह की बयानबाजी का, जो इस तरह का जो वातावरण है, उसका असर पड़ता है? और दूसरी बात ये कि बिहार में देखा जा रहा था लंबे समय से जो अलग अलग समीकरण थे, मुद्दों के अलावा वो ज़्यादा हावी होते थे, तो वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं अब बदलती हुई नजर आ रही है, जब महिलाएं बड़ी संख्या में आती हैं, युवा बड़े संख्या में आते हैं। एक बार आप अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें जी, वो शायद म्यूट है। जिस तरह से यहाँ सुशासन की सरकार है और जिस तरह से व्यवस्था यहाँ बदली है, तो अब बहुत भयमुक्त होकर लोग मतदान केंद्र पर जाते हैं। अब किसी को कोई डर भय नहीं है। पहले लोग डर के साये में जाते थे मतदान करने, उनको लगता था कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, कहीं कुछ बूथ लूट की घटना न हो जाए, कहीं फायरिंग न हो जाए। पहले के अगर चुनाव को आप देखेंगे तो लगातार हम लोग जब कॉपी बनाते थे तो एक मतगणना का कॉपी बनता था और एक चुनावी हिंसा का कॉपी साथ साथ बनता था। 95 में, 2000 में, अगर उधर 90 के चुनाव को देखिए, 95 के चुनाव को देखिए, 2000 के चुनाव को, हिंसा की घटना और हिंसा में 15, 20, 25, 30 लोग मर जाते थे वोटिंग के दिन। आज क्या है कि अगर आप देखिएगा 2015 का चुनाव या 2020 का चुनाव, तो कोई हिंसा में कोई लोग किसी की मौत नहीं हो रही है। आज भी फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है लोगों का, लोग जा रहे हैं कि अपने इच्छा से वोट कर रहे हैं। और जो हम आपको कह रहे थे कि जो सशक्तिकरण किया गया है, महिलाओं का सशक्तिकरण, क्योंकि महिलाएं निकल रही, आज से 20 साल पहले महिलाएं निकलती नहीं थी, स्कूलों में उनकी संख्या कम थी। अब जिन बच्चों को 2005 में नीतीश कुमार की सरकार ने साइकिल देने का काम किया, वो महिलाएं आज 30 के आसपास, 35 के आसपास पहुंच गई हैं। तो वो अब लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बदला है, समय बदल गया। अब वो लोग जा रहे हैं, उनके परिवार वाले जा रहे हैं। तो जब ये बड़ी संख्या में मतदान करने जाते हैं तो संख्या भी बढ़ना लाजमी है, उसका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। और पिछली बार भी बढ़ा था महिलाओं का प्रतिशत, इस बार भी देखिएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको महिलाओं का प्रतिशत बहुत सारे विधानसभाओं में ज्यादा मिलेगा पुरुषों की तुलना में। तो मुझे लगता है कि भयमुक्त चुनाव
और चुनाव आयोग को भी हम शाबाशी देते हैं कि इस तरह की व्यवस्था करने में वो सफल रहा है। चुनाव आयोग ने भी फेयर एंड फ्री चुनाव कराया। हालांकि कई कई छिटपुट घटनाएं की भी सूचना है, जैसे लखीसराय में जिस तरह से आरजेडी के एमएलए जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे, बीजेपी के जो कद्दावर नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है विजय कुमार सिन्हा के साथ जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और जिस तरह का फुटेज आया, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये शुभ नहीं है। लोकतंत्र में आप अपनी बात रखिए, लोकतंत्र में कहीं कोई उस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। भाई अपनी बात को आप रखिए और फिर जनता कन्विंस होगी, आपके पक्ष में मतदान करेगी। आप विकास की बात करिए, आप समाज को बेहतर बनाने की बात करिए, आप विकसित बिहार बनाने की बात करिए, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग करके, गलत बातों का प्रयोग करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी के एमएलसी जो थे उनका जिस तरह का फुटेज आ रहा था और जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उनका व्यवहार हो रहा था, वो कहीं से शोभनीय नहीं लग रहा था। लोग के लिए हम शुभ नहीं मानते। जी विनय जी, दरअसल समय हमारे पास बहुत कम रह गया और हम चाहते हैं कि एक राउंड में हम लोग अपने संवाददाताओं के पास भी चले जाएं। मधुरेश आपके पास आएंगे और उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों से कि बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा कि ये जानना समझना चाहेंगे कि क्या कौन से मुद्दे हावी रहे और क्या एसआईआर भी कोई मुद्दा दिखा लोगों के बीच में, आप लोगों को लगा, या फिर जो दूसरे मुद्दे थे, रोजगार था, या जो वहाँ के स्थानीय, जैसे आप मुजफ्फरपुर में हैं तो वहाँ रेलवे ये जो आपका ट्रैफिक जाम या इस तरह के जो मुद्दे हैं यही हावी रहे? देखिए, जहाँ तक सबसे पहले मैं एसआईआर वाली बात पे का जवाब देना चाहूँगा। एसआईआर का जो मुद्दा था वो रहा या नहीं रहा, वोटिंग परसेंट उसका जवाब है। इतना हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ है, एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, ये अपने आप में बता रहा है कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और एसआईआर के कारण किसी भी मतदाता का जो वैलिड मतदाता है उसका मतदान जो है वो बाधित नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें मुद्दों की, तो बिहार के लिए इस चुनाव में भी जो मुद्दे थे वो वही थे। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, जीविका दीदियों के कारण एक बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो आत्मनिर्भर हुई है। इसके अलावा कई सारे रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ है। इसके साथ ही जैसा कि आप बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर में जैम की समस्या है वो काफी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक तरह का चुनाव में इस बार यहाँ पे मुद्दा रहा है। जी बिल्कुल। धीरज, आपसे भी समझना चाहेंगे, लगातार जो है आप वहाँ पर रहे हैं, आपने मुद्दे भी देखे हैं, आपने तमाम बयानबाजी भी देखी है, वाद प्रतिवाद भी देखा है, किसका ज़्यादा असर दिखाई दिया और क्या अब लगता है कि अगर मुद्दों पर वोट होता है तो जनता की जो आकांक्षाएं हैं जिससे वो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का भी यही मकसद है कि जो जनता की सही भावना है वो सबके सामने आए, वो परिणामों में दिखाई देगी? बिल्कुल सही कहा। और स्थानीय जो जनता है वो मुद्दों के आधार पर इस बार का चुनाव लड़ रही है और उसके जेहन में उसके इलाके की जो समस्याएं हैं उसका कितना समाधान हुआ है, ये सबसे असली मुद्दा है। अगर हम बात मधेपुरा शहर की ही कर लें या कोसी अंचल की अगर हम बात कर लें, तो आज से 8 साल 10 साल पहले मुझे इस अंचल में आने का मौका मिला था और जब मैं बाढ़ की स्थिति को कवर करने के लिए आया था तो तब मुझे ये दिखा था और तब मुझे यहाँ तक आने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ा था। एक नदी थी जिसे क्रॉस करने के लिए हमें नाव का प्रयोग करना पड़ा था, तब हम यहाँ पहुँचे थे। और इस बार जबकि मुझे मधेपुरा और सुपौल के इलाके में आने का मौका मिला है तो मुझे ये दिख रहा है कि जो कोसी पथ का जो निर्माण हुआ है उसके निर्माण से यहाँ के लोगों की जिंदगी काफ़ी आसान बनी है और इस क्षेत्र को साथ साथ नेशनल हाईवेज देखने को मिला है। अभी छातापुर के इलाके में गया था तो वहाँ एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है। देखिए, आप कुछ भी कह लें, आप जो भी आरोप लगा लें, ये राजनीतिक दलों का एक दूसरे पे आरोप लगाना काम है, लेकिन स्थानीय मतदाताओं के मुद्दे कितने सुलझे हैं, कोसी क्षेत्र की समस्याओं का कितना समाधान हुआ है। देखिए, आज ही मैं उदाहरण देता हूँ। आज जो अररिया की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोसी क्षेत्र में बीते 15 सालों में कितने पुलों का निर्माण हुआ, तो जनता ने कहा शून्य। कितने मेडिकल कॉलेज के निर्माण हुए थे 15 सालों में, तो जनता ने कहा शून्य। तो इन बातों को स्थानीय आधार पर जनता ने इस बार देखा है, समझा है और महसूस किया है। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि 15 साल वर्सेस 20 साल,
जिसकी बात चर्चा हो रही है कि राजद के, कांग्रेस के जो महागठबंधन के 15 साल, या ये कहा जाए लालू राज के 15 साल वर्सेस नीतीश कुमार के 15 साल, ये रहेगा। हमारे साथ दीपिका जुड़ी हुई हैं पटना से। दीपिका के पास जाना चाहेंगे। दीपिका, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में, आपके पास सबसे कम समय बचा है, मैं चाहूंगा ये बताने के लिए कि महिलाएं इस बार चुनावों को प्रभावित कर रही हैं, आप क्या जानकारी देंगी, कैसे? महिलाएं स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंगली प्रभावित इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि वो चाहती है विमेन सेफ्टी हो, महिलाओं के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो और कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जो महिलाओं को यहाँ पे फ़ायदा उठाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो मतदान करने आई ताकि उनकी डिमांड भी सुनी जाए और उनके मुद्दे भी सुलझाए जाए। निखिल जी बिल्कुल। और एक छोटा सा सवाल विपिन कुमार जी से भी लेना चाहेंगे। विपिन जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हालांकि जो फर्स्ट फेज का जो मतदान है, जो जनादेश है, वो अब जा चुका है और इसी में बेहद अहम हो जाता है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। चुनौती जो है किसके सामने ज़्यादा लगती है, क्योंकि महागठबंधन जो है 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, और जिस तरह से जो पारिवारिक लड़ाई भी आरजेडी की सामने आती है, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में झुंझुना थमाने की बात कहते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो क्या कुछ चुनौती कौन से गठबंधन के लिए देखते हैं आप? विनय जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरे जी सवाल आपके लिए था। विनय जी, आपके लिए सवाल था। हाँ, देखिए, जहां तक दोनों गठबंधन का सवाल है तो पिछला अगर चुनाव देखेंगे, पिछला अगर इन सीटों पर परिणाम देखेंगे तो महागठबंधन को निश्चित रूप से बढ़त मिली थी। लेकिन इस बार जो दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, उसमें एज हम लोग एनडीए को देख रहे हैं। ये 121 सीटों में एज एनडीए दिखाई दे रहा है। अब कितना सीट होगा वो तो परिणाम में पता चलेगा 14 को, लेकिन एज में एनडीए निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। जी निश्चित तौर पर जो एज है वो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। असली जनादेश क्या है ये तो 14 को ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जिस पैटर्न की हम बात कह रहे हैं तो उसमें एनडीए को जो है बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जनता तय करेगी और सबसे खास बात है कि जनता ही जनार्दन है। 14 तारीख को सब कुछ सामने नजर आएगा। प्रथम चरण का जनादेश हो चुका है कि जी रमा, ये उम्मीद जरूर करते हैं कि जो सेकेंड फेज है उसमें भी इसी तरह से बम्पर पोलिंग होगी। बिल्कुल, और जहां पर जिस तरह से चिंता जता रहे थे कुछ क्षेत्रों की, तो उस तरह से वो चिंता ना जताई जाए। तमाम मतदाता, क्योंकि वोट है, ये आपका अधिकार है और आपका हथियार भी है, और लोकतंत्र की जो एक नई तस्वीर बनाते हैं वो मतदाता ही बनाते हैं। तो सब अपने घरों से निकलें और मतदान के पर्व को सफल बनाएं। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं और तमाम खबरें जो हैं हम प्रचार की भी, दावों की भी, प्रतिदावों की भी और लोगों की आकांक्षाओं की भी जनादेश में आपके समक्ष लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।